So all the numbers that we have are known as complex numbers. Numbers are of the form a plus iota b is known as complex number systems. ठीक है, where I, this is imaginary, this is imaginary, ये रियल नंबर है, इमेजिनरी नंबर है, राइट? सो एन एग्जांपल इज, what is I? I is defined as under root of minus, so it is I square minus 1 I cube. मानित का फोन कर, बोला बोल, मैं बुला रहा हूँ, मैं करता हूँ उसको। कौन बोला? हाँ, अच्छा, ओके, सॉरी, अभी आ रही है आवाज? सो this is known as imaginary number, where I is defined as under root of -1. If you square, it will become -1. If you multiply both the sides I, then it becomes minus I, and if you square this becomes -1. So any number of the form 2 plus 3 iota is known as a complex numbers. But if this portion, second portion, is 0, this is known as purely real number, and this is known as purely imaginary number. When you combine imaginary and real number, it is known as a complex numbers, right? So if you combine this, ये complex number हो जाता है. Now let us break this real number. All the real numbers that we have, real का मतलब क्या होता है? Numbers which exist. तो real numbers का मतलब numbers which exist, but where do they exist? Where do they exist? That is the question, right? So so they exist on a straight line. They exist on a straight line. This line is known as number line. इसको हम बोलते हैं number line. इसको बोलते हैं नंबर लाइन. ये 0 है, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये -1 है, ये -2 है. इसको नंबर लाइन बोलते हैं. जो भी नंबर इस पे रहेगा उसको हम रियल नंबर बोलते हैं. तो जितने भी रियल नंबर हैं, बेसिकली दे आर क्लासिफाइड एज 2 थिंग्स. तो जितने भी रियल नंबर हैं, दे कैन बी क्लासिफाइड एज व्हाट यू कॉल्ड एज अ रैशनल नंबर, एंड देयर इज समथिंग नोन एज इरैशनल नंबर. ठीक है, ये दो क्लासिफिकेशन होती है. तो रैशनल नंबर क्या होते हैं? रैशनल का मतलब होता है लॉजिकल. एनी नंबर विच इज लॉजिकल इज नोन एज रैशनल नंबर. सो लॉजिकल नंबर का क्या मतलब है? से फॉर एग्जांपल आई हैव अ नंबर लाइक 1/2, इसकी वैल्यू है 0.5. ठीक है, लेट्स से 1/3, इसकी वैल्यू है 0.3333, रिपीट होता जाएगा, इसको हम 0.3 बार बोलेंगे. ठीक है, जैसे ही हमने 1/4 कर दिया, इसकी वैल्यू 0.25, 1/5 की वैल्यू 0.2, लेकिन अगर हम 1/6 की वैल्यू ले लेंगे तो 0.1666 चलता जाएगा, तो उसको हम 0.16 बार कह देंगे. ठीक है, अब आप इसमें ध्यान से देखो, नंबर दो तरीके से हैं. एक तो होता है टर्मिनेटिंग टाइप, यानी जो एंड हो गया, ये वाला.
और एक होता है रिपीटिंग टाइप। समझ में आ रहा है? ये टर्मिनेटिंग टाइप, ये रिपीटिंग टाइप। बट द नंबर्स आर वेरी लॉजिकल। कैसे? या तो नंबर एंड हो रहा है या तो नंबर रिपीट हो रहा है। चूंकि नंबर्स का बिहेवियर बहुत लॉजिकल है, हम ये कह सकते हैं कि दोनों नंबर का बिहेवियर रैशनल है, इसलिए हम इनको रैशनल नंबर बोलते हैं। हालांकि इनकी एक डेफिनेशन भी होती है, एनी नंबर इन द फॉर्म ऑफ p by q where q is not equal to 0 and p and q belong to integers। ये डेफिनेशन है हमारी रैशनल नंबर की। आ रही बात समझ में? So numbers in the form of p by q where q is not equal to 0 and p and q belong to integers is known as a rational number. Now why cannot be q 0? It cannot be 0 because when you have a 0 in the denominator, it is undefined, right? It's not infinity, it is undefined. So you cannot have something like 2 by 0, it is undefined. Therefore it cannot be 0. And pu and q are integers. So what is integer? Integer means this word comes from integral. Integral का मतलब होता है खड़ा, खड़ा मतलब पूरा. For example, 2 is an integer because it's a complete value. Minus 3 is an integer because it's a complete value. So 2 can be written as 2 by 1, 3 can be written. इनको हम इंटीजर्स बोलते हैं, पूरी वैल्यू। 1/2 इट इज नॉट इंटीजर, इट इज फ्रैक्शन। इसका मतलब ये है कि अगर हम रैशनल नंबर की बात करें, जो हमारा लॉजिकल नंबर है, उस ऊपर एक वैल्यू है मान लो 1, नीचे 2, ऊपर वाले को बोलते हैं न्यूमरेटर, ठीक है। और नीचे वाले को बोलते हैं डिनोमिनेटर। सो इफ डिनोमिनेटर इज 1, लेट्स से डिनोमिनेटर 1 हो जाए, तो ये मेरा इंटीजर हो जाएगा। जैसे कि मान लो -3/4 है, ये फ्रैक्शन है, मतलब दोनों चीजें हैं तो हम इनको क्या बोलते हैं? फ्रैक्शन बोलते हैं, ठीक है। तो अगर नीचे 1 आ जाए -3/1, तो ये मेरा क्या हो जाएगा? इंटीजर हो जाएगा। समझ में आ रहा है? इसका मतलब है जो मेरे रैशनल नंबर हैं वो दो तरीके से हो सकते हैं। मान लो ये रैशनल नंबर है मेरा, तो एक मेरा क्या हो गया? इंटीजर हो गया, और दूसरा मेरा क्या हो गया? फ्रैक्शन हो गया, ठीक है। तो फ्रैक्शन में 3 तरीके के होते हैं। कौन से फ्रैक्शन होते हैं? एक होता है प्रॉपर फ्रैक्शन। प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है? मान लेते हैं p इज लेस देन q, यानी कि जो फ्रैक्शन है जिसकी वैल्यू, ठीक है, फ्रैक्शन की वैल्यू अगर लेस देन 1 होती है तो हम उसको प्रॉपर फ्रैक्शन के नाम से जानते हैं। देखो जा रहे हो गया क्या? अच्छा, प्रॉपर फ्रैक्शन, ठीक है। फिर एक होता है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। वेयर p इज ग्रेटर देन q, ठीक है, यानी फ्रैक्शन की वैल्यू 1 से बड़ी होती है। फ्रैक्शन की वैल्यू 1 से बड़ी होती है, हम उसको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन के नाम से जानते हैं। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन जैसे कि ये मान लेते हैं 2/3, ये प्रॉपर है, 3/2 इम्प्रॉपर है। इम्प्रॉपर कैन ऑल्सो बी रिटन एज मिक्स्ड फ्रैक्शन। मिक्स्ड फ्रैक्शन कैसे? जैसे कि 3/2 है मेरा, हम इसको 1 + 1/2 कर सकते हैं, हम इसको 1/2 कर सकते हैं। यानी इसमें इंटीग्रल वैल्यू भी है, इसमें इंटीग्रल वैल्यू भी है और इसमें फ्रैक्शनल वैल्यू भी है, ठीक है। इंटीग्रल वैल्यू भी है और फ्रैक्शनल वैल्यू भी, इसलिए हम उसको मिक्स्ड फ्रैक्शन के नाम से जानते हैं, ठीक है। तो ये फ्रैक्शन हो गया। इंटीजर, अगर मैं इंटीजर्स की बात करूं तो जो मेरे इसमें नंबर्स थे ये इंटीजर्स है। मान लो 0, 1, 2, 3, -1, -2। अगर मैं पॉजिटिव इंटीजर्स बोलता हूं, इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं नेचुरल नंबर, ठीक है। अगर मैं बोलता हूं नॉन नेगेटिव इंटीजर्स, इसको बोलते हैं होल नंबर्स। क्या मतलब है इस बात का? अगर मैं बोलता हूं पॉजिटिव इंटीजर्स, तो यहां से चालू होता है, ये पॉजिटिव होता है, ठीक। तो ये क्या हो गया मेरा? ये हो गया मेरा नेचुरल नंबर। लेकिन अगर मैं बोलता हूं कि नॉन नेगेटिव, नॉन नेगेटिव का मतलब है नेगेटिव नहीं है। तो अगर नेगेटिव नहीं है तो कौन सा नंबर नहीं है? नेगेटिव नहीं है तो ये वाला नहीं है। तो अगर ये वाला मेरा नंबर नहीं है तो कौन सा नंबर है मेरा? उस केस में मेरा नंबर ये है। तो ये मेरा क्या हो गया? ये होल नंबर हो गया।
ओके, इसका इंटरप्रिटेशन का मतलब क्या है, आप ध्यान से देखिए, इसमें कई बार ये इसमें फंस जाता है मामला। अगर कोई नंबर नेगेटिव नहीं है, इस बात का ये मतलब नहीं होता कि वो पॉजिटिव है। क्यों? नेगेटिव नहीं है यानी ये रेड वाला एरिया है, इसका मतलब वो पॉजिटिव या जीरो हो सकता है। पॉजिटिव नहीं है इसका मतलब ये नहीं है कि वो नेगेटिव है, क्योंकि नेगेटिव या जीरो हो सकता है। इसका क्या मतलब है? इस सब बातों का ये मतलब है कि जो जीरो है ये, इट इज नाइदर पॉजिटिव नॉर नेगेटिव। तो जीरो कैसे डिफाइंड हो गया? जीरो इज नाइदर पॉजिटिव नॉर नेगेटिव, जीरो इज नाइदर पॉजिटिव नॉर नेगेटिव। ठीक है, न्यूट्रल वैल्यू है। तो ये इंटीजर्स का बाइफर्केशन होता है। नेगेटिव इंटीजर्स का मतलब होगा -1, -2, -3। ठीक है, नॉन पॉजिटिव इंटीजर का मतलब होगा 0, -1, -2, -3। ठीक है, ये बेसिक डिफरेंस है हमारा। जीरो की कुछ और क्वालिटीज हैं। जीरो इज ऑल्सो नोन एज एडिटिव आइडेंटिटी, इसको हम एडिटिव आइडेंटिटी भी बोलते हैं। इसका मतलब क्या होता है? एडिटिव आइडेंटिटी, इसका मतलब है कि अगर हम किसी भी वैल्यू में इसको जोड़ेंगे तो हमारी सेम वैल्यू आ जाएगी। इसको एडिटिव आइडेंटिटी, जैसे 1 को मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी बोलते हैं, वैसे इसको एडिटिव आइडेंटिटी बोलते हैं। ठीक है, जीरो व्हेन डिवाइडेड बाय एनी नंबर विल ऑलवेज गिव मी अ जीरो, दैट मींस जीरो डिवाइडेड बाय एनी नंबर विल ऑलवेज गिव मी अ जीरो। ठीक है, एनी नंबर डिवाइडेड बाय जीरो इज नॉट डिफाइंड। ठीक है, इसी तरीके से इंटीजर्स का एक और क्लासिफिकेशन होता है, इवन नंबर्स एंड ऑड नंबर्स। इवन नंबर्स एंड ऑड नंबर्स। इवन नंबर क्या होता है? इवन नंबर वो होते हैं नंबर्स विच विच इज कंप्लीटली डिविजिबल बाय 2, जिसमें 2 अवेलेबल है, उसको हम इवन नंबर बोलते हैं। जैसे 2, 4, 6, 8। पहले क्या होता था? नेचुरल नंबर के लिए ही इवन ऑड डिफाइन होता था, अब हम इंटीजर्स के लिए इवन ऑड डिफाइन करते हैं। सो लाइक दिस 2, 0, -2, -4, ये सारे मेरे क्या हो गए? इवन नंबर्स, और बाकी नंबर्स क्या बच गए? ऑड नंबर्स। तो एक डेफिनेशन हमारी ये भी होती है। बताइए, यहां तक समझ में आता है? चैट में लिख के भेजो फटाफट। ओके, ठीक है। ओके, देन if we understand this real part, let us try to rational number, let us try to understand। अच्छा, बिफोर वी इसमें थोड़ा सा और पढ़ लेते हैं, फिर हम इरेशनल पे आ जाएंगे। इसमें जो नेचुरल नंबर हैं, हम उसकी थोड़ी और स्टडी कर लेते हैं। जो नेचुरल नंबर है, तो जो नेचुरल नंबर्स हैं जैसे 1, 2, 3, 4, दे कैन फर्दर बी बाइफरकेटेड एज प्राइम नंबर्स एंड कॉम्पोजिट नंबर्स। तो composite number is nothing but product of prime numbers. And what are prime numbers? Prime numbers are numbers which are divisible by 1 and itself. So definition क्या है prime की? Numbers which are divisible by 1 and itself is known as a prime number. So the prime numbers, let us say we want to write prime numbers till 10. So 2, 3, 5, 7. So these are prime numbers. Is 1 a prime number? 1 is not a prime number, right? And 2 is the smallest prime number and it is the only known even prime number. तो 2 की खास बात क्या है? ये smallest है, ये smallest है and only even है। बाकी सारे दुनिया में जितने भी प्राइम नंबर्स मिलेंगे वो आपको ऑड मिलेंगे, ये खास बात है 2 की। ठीक है, 1 क्या है बाय डेफिनेशन? 1 is neither prime nor composite, ये खास बात है। ठीक है, तो प्राइम नंबर्स ये हो गए। तो कॉम्पोजिट कैसे हैं? जैसे कि 4 इज ए कॉम्पोजिट नंबर, इट इज मेड अप ऑफ 2 प्राइम्स, 2 into 2। 6 is a composite number, it is made up of these prime numbers। 8 is a composite number, it is made up of 3 prime numbers। So that is how you understand prime numbers, right? So
how do we really identify what are primes? The only way you identify the number to be prime is by divisibility rule that we are going to study today itself. So we need to first divide the numbers and see whether they are divisible by other numbers or not, because if the number is divisible by other than 1 in itself, we will call it as a composite number. For example, in 8, if you look at 8, if you break it, of course you know that there are 3 2s, but what are the numbers by which 8 is completely divisible? It is divisible by 1, 3, 2, 4 and 8. So of course 1 and itself to say to hoga hi hoga, but it is also divisible by 2 and 8, therefore it is a composite number. So if a number has to be prime, you have to really check the divisibility rule and see whether you are having any factors or not. Now, interesting things about prime is, if you take any prime number, it can be written in the form of 6k plus 1 or 6k minus 1. But a number which can be written in this format need not be prime. You understand? मतलब अगर वो प्राइम है तो हम उसको पक्का ऐसे लिख सकते हैं, लेकिन अगर ऐसे लिख रहे हैं तो वो प्राइम होगा, इसकी कोई गारंटी नहीं है. For example, let us say, I mean, of course, when I'm saying I'm talking about prime numbers more than 5 onwards. For example, 5 है, 5 को अपन लिख सकते हैं 6 into 1 minus 1. 7 को अपन लिख सकते हैं 6 into 1 plus 1. फिर क्या बनेगा? 7, 8, 9, 10, 11 can be written as 6 into 2 minus 1. 13 can be written as 6 into 2 plus 1. फिर 14, 15, 16, 17 can be written as 6 into 3 minus 1. 19 can be written as 6 into 3 plus 1. Right, now let us say, it means ये तो आप कहोगे तो ये तो सारा ही बन रहा है, लेकिन अगर आप 6 into 4 minus 1 करोगे 23, ये प्राइम है. लेकिन अगर आप 6 into 4 plus 1 करोगे, ये नंबर 25 है. 25 is not a prime number. राइट, देयरफॉर अगर हम उसको 6 के प्लस 1 की फॉर्मेट में लिख पा रहे हैं तो प्राइम होगा, इसकी कोई गारंटी नहीं है. मतलब इट इज नॉट अ टेस्ट कि हम 6 से डिवाइड करके देख लें, अगर रिमाइंडर 1 या 5 आ जाए तो हम ये क्लेम कर लेंगे कि वो प्राइम है. लेकिन अगर वो नंबर प्राइम है तो अगर आप उसको 6 से डिवाइड करोगे तो या तो रिमाइंडर 1 आएगा या रिमाइंडर -1 आएगा. -1 रिमाइंडर का मतलब है +5. वो बताऊंगा मैं कैसे कह रहा हूँ. तो अगर किसी भी प्राइम नंबर को आप 6 से डिवाइड करोगे तो या तो रिमाइंडर 1 आएगा या रिमाइंडर 5 आएगा. लेकिन रिमाइंडर 1 आ गया या 5 आ गया तो आप बोलोगे सर ये प्राइम नंबर होगा ही होगा, इसकी गारंटी नहीं है. ठीक, तो अब मान लेते हैं हमें ये आइडेंटिफाई करना है कि कोई भी नंबर प्राइम है या नहीं है. फॉर एग्जांपल मान लो मैंने कहा कि जी 271 मुझे चेक करना है कि ये प्राइम है या नहीं है. तो ऑब्वियसली हमें डिविजिबिलिटी रूल करके देखना पड़ेगा. हम 2 से डिवाइड करके देखेंगे, 3 से डिवाइड करके देखेंगे, 4 से डिवाइड करेंगे, 5 से. क्वेश्चन ये है कि कहाँ तक करें, क्योंकि 271 तक हमें चेक करना पड़ेगा, बिकॉज हमको तो कहीं पर भी फैक्टर्स मिल सकते हैं. ठीक, अब इसके अंदर जो समझने वाली बात है वो ये है कि हमें 271 तक नहीं चेक करना. हमें कहां तक चेक करना है? हमें अगर इसके अप्रोक्सीमेट, कैन यू सी द स्क्रीन? यस सर. ओके, चला गया था, एक सेकंड. Okay, so we need to see whether 271 is a prime or not. तो हम इसको divisibility rule लगाएंगे, but वही है क्वेश्चन है कहाँ तक. हम इसका approximate under root ले लेते हैं. अब approximate under root कैसे लेते हैं? फॉर एग्जाम्पल हमें कुछ पता होना चाहिए. मान लेते हैं हमें पता है 225 का अगर हम अंडर रूट लेंगे तो 15 बनेगा. अगर हम 256 का ले लेंगे मान लो तो अंडर रूट 16 बनेगा. ठीक है. 289 का अंडर रूट ले लेंगे तो कितना बन जाएगा? 17. अब अगर आप ध्यान से देखो तो ये जो नंबर है 271 वो 256 से ज्यादा है, 289 से कम है. यानी इसका अगर हम अंदाजा भी लगाएं तो इसका आंसर 16.67 के 6 के आसपास आना चाहिए, क्योंकि ये झुकाव जो है 271 289 के आसपास है, तो 16.6 के आसपास आ जाएगा. यानी कि हम इसके 16 तक अगर हम इसको चेक कर लें डिविजिबिलिटी रूल, यानी कि 2 से डिवाइड करके देख लें, 3 से, 4 से, 5 से, 6 से, 7 से, कहां तक चेक करें? 16 तक. तो अगर 16 तक हमें इसका फैक्टर मिल गया तो मिलेगा, इसके आगे इसका फैक्टर नहीं मिलेगा. दैट इज हाउ यू आर एबल टू फाइंड आउट वेदर ए नंबर इज अ प्राइम नंबर और नॉट. तो ये अंडर रूट से हमें आइडिया लग जाता है कि कहां तक चेक करना है प्राइम नंबर हमें. ठीक है, यहां तक बात समझ में आती है हमें?
So ये इसका प्राइम नंबर्स। ऐसे ही एक क्वेश्चन आता है ट्विन प्राइम्स। सो व्हाट आर ट्विन प्राइम्स? ट्विन प्राइम्स आर टू प्राइम नंबर्स विच डिफर बाय 2, जैसे कि 3 5 इसका डिफरेंस 2 है, 5 7 इसका डिफरेंस 2 है, 11 13 इसका डिफरेंस 2 है. So these are known as twin primes. So one of the question was, how many triple primes are there? So how many triple primes are there? So what is a triple prime? Triple prime is 3 prime numbers which differ by 2. So 3 5 7, this is the only possibility of a triple prime. We do not have any other triple primes. The reason is, as and when you move ahead in the number systems, हम जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाते हैं नंबर सिस्टम में, the frequency of prime numbers keeps on decreasing. हमें prime numbers धीरे धीरे कम होते जाते हैं, तो एक प्राइम नंबर और दूसरे प्राइम नंबर के बीच में गैप हमारा बढ़ता जाता है. तो सिर्फ इकलौता जो ट्रिपल प्राइम है वो हमारा 3 5 एंड 7 बनता है. ठीक है, तो प्राइम्स के बारे में और कुछ, ट्विन हो गया, ट्रिपल, बेसिक डेफिनेशन, अंडरस्टैंडिंग. ठीक है, ओके. देन ये सारा, ये जितने भी हैं, ये हमारे सारे के सारे रैशनल नंबर का पार्ट है. क्यों? क्योंकि इनका बिहेवियर बिल्कुल लॉजिकल है, विच इज इजीली एक्सप्लेनेबल, एंड देयरफॉर वी से इट्स अ रैशनल नंबर. ऑन द अदर साइड, जहां जो हमने यहाँ पे देखा था रैशनल का दूसरा वाला साइड, इरैशनल नंबर. तो ये इरैशनल नंबर क्या होता है, उसका क्या लॉजिक है और क्यों बोलते हैं? बाय डेफिनेशन या बाय लॉजिक अगर हम इरैशनल सोचें, इसको इलॉजिकल नंबर बोलते हैं, या जिसका बिहेवियर लॉजिकल नहीं है हम उसको इरैशनल बोलते हैं. ठीक, तो ऐसे कैसे नंबर हो सकते हैं जिनका बिहेवियर इलॉजिकल है, इरैशनल है? फॉर एग्जाम्पल √2 की वैल्यू, तो √2 की वैल्यू क्या बनेगी? 1.41428 कुछ 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 तो आती जाएगी. कहाँ तक आती जाएगी? इन्फिनिटी. क्या कोई पैटर्न मिलेगा? कोई पैटर्न नहीं मिला. क्या नंबर रिपीट हो रहा है? नहीं हो रहा है. सो इसका मतलब है इसका बिहेवियर हम बोलते हैं इलॉजिकल है. जैसे कि हम जब टर्मिनेटिंग टाइप या रिपीटिंग टाइप में या फ्रैक्शन देख रहे थे, तो या तो रिपीट हो रहा था या टर्मिनेट हो रहा. ये नंबर तो ना रिपीट हो रहा है ना ही टर्मिनेट हो रहा है, तो इनका बिहेवियर इलॉजिकल है, इसलिए हम इनको इरैशनल नंबर बोलते हैं. तो जो इरैशनल नंबर है वो भी दो तरीके से हैं. एक हम इसको बोलते हैं रूट्स ऑफ पॉलिनोमियल्स. ठीक है, और दूसरा होता है ट्रांसीडेंटल नंबर्स के नाम से जानते हैं. तो ट्रांसीडेंटल रूट्स ऑफ पॉलिनोमियल्स कितने? जो टोपीधारी नंबर है, √2, √3, √5, √7, ये ट्रांसीडेंटल, ये रूट्स ऑफ पॉलिनोमियल्स हैं. क्या √4 होगा? नहीं होगा, क्योंकि √4 की वैल्यू क्या होती है? 2 होती है. सो it is not roots of polynomials. Transcendental numbers are numbers which exist in mathematics by virtue of their definition. For example, we know about pi, right? We say 22/7. So we say that pi is equal to 22/7. Actually 22/7 is a rational number, but pi is an irrational number. So in reality, when you say pi is equal to 22/7, it is merely an approximation, and therefore you see in the book they will say take pi is equal to 22/7. Why? Because it is only an approximate value. So in reality, pi is not equal to 22/7 because pi is an irrational number whose value approximates 22/7. Similarly, e, some of you would be knowing this, 2.71 is the approximate value of e exponent. So these are numbers which exist, just they exist because by constant, by their derived experimental values, they exist in mathematics because we have defined them. Okay, this value is going to be this. So these two types of numbers are primarily known as transcendental numbers. Now we have also discussed that in the starting of this class, that this numbers, irrational number, also is a part of real number, right? So if it is a real number, that means it must have a home here. It must lie on the number line. But problem here is, let us say we are saying that √2 is an irrational number, which is a part of real number. That would mean this number would exist on the number line, but where would it exist? Because the problem here is the √2 is 1.414. So it will exist somewhere between 1.41 and 42. But between 1.41 and 42, there are infinite numbers. So how are we going to be sure
whether this number actually exists or not. Now, this problem was solved by a mathematician called Pythagoras, and you know what is the Pythagoras theorem, right? So let us say this is 1 unit. Let us say this is 1 unit and this is 1 unit. We can always draw a perpendicular using 1 unit, right? Now, if I join this length, from here to here, can you tell me what is the length? This length will certainly be under root of 1 square plus 1 square. So that is nothing but under root of 2. So this is nothing but under root of 2. So using this as a radius, let us say if I were to draw a circle, it would be something like this. So if this length, so if you look at this particular length from here to here, this length, and if you look at this length, it must be same because it is radius. So this length, green length, has to be root 2. So this means this point from origin is at exact as a distance of root 2. Therefore, there must be a point root 2 which is here. And therefore, we know that this number exists on number. I mean, similarly, we can find out root 3, root 5, and so on and so forth. So this ensures that, this irrational number is also existing on a number line, and therefore it is a irrational number. Right. So are we clear yahan tak? Okay. So हाँ फोन पे कर लेंगे, ठीक है. Right. So any problems so far? Just give me a quick yes, no on the chat so that I move to divisibility rules. Okay. So only ट्रांसीडेंटल वाला रिपीट कर दो एक बार. ट्रांसीडेंटल वाला. ओके. ट्रांसीडेंटल वो होते हैं जो मैथ्स में एग्जिस्ट करते हैं बिकॉज ऑफ देयर डेफिनेशन. मतलब वो हमने डिफाइन कर दिया बस, क्योंकि जैसे पाई है ना, पाई तो हम बोलते हैं पाई इज एन इरेशनल नंबर. तो पाई क्या है पता है? पाई की एक डेफिनेशन है. पाई इज डिफाइंड एज, नहीं, वो डेफिनेशन नहीं है, वो इसकी अप्रॉक्सीमेट वैल्यू है. इसकी डेफिनेशन है, इट इज अ रेशियो ऑफ द सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल टू द डायमीटर ऑफ द सर्कल. अगर अपन एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, मान लो एक एक्सपेरिमेंट कैसे करें, मान लो अपन एक सर्कल बनाया, ठीक, और आपने इसको फीते से नापा, मान लेते हैं 22 सेंटीमीटर आया, तो जब इसका डायमीटर नापोगे ना तो ये 7 आएगा. आपने कहा सर चलो, आपने तो स्पेसिफिक वही वैल्यू ले ली जो जनता को पता है, आपने हमने में और बड़ा सर्कल ले लिया मान लो, और आपने इसको नापा. अगर आप इसको नापते हो मान लो 44 सेंटीमीटर आता है, फिर आप जो डायामीटर नापोगे ना वो एग्जैक्टली 14 मिलेगा आपको. तो इसका रेशियो वापस 22/7 है. आपने छोटा सर्कल ले लिया ऐसा, ठीक है, इसका डाया आपने नापा 1.1, मतलब इसका पेरिफेरी नापा, फिजिकली नापा, और ये नापोगे तो आपको मिलेगा 3 कितना बन जाएगा, 3.35. ठीक है. तो एग्जैक्ट वैल्यू है, ये अप्रॉक्सीमेट वैल्यू आएगी, एग्जैक्ट नहीं आएगी, ये अप्रॉक्सीमेट आएगी, क्योंकि इसकी ये ऐसी वैल्यू है जो नाइदर टर्मिनेटिंग है नॉर रिपीटिंग है. ठीक है, क्योंकि इसकी एक्यूरेसी हम डिफाइन नहीं कर सकते, इसकी एक्यूरेसी हमारी लिमिट करेगी हमारे इंस्ट्रूमेंट्स पे, जिससे हम ये डिराइव कर रहे हैं, इसलिए प्रॉब्लम है. ठीक है. ओके, चलो अब हम देखते हैं डिविजिबिलिटी रूल्स. ठीक है, तो हाउ डू वी फाइंड आउट वेदर अ नंबर इज डिविजिबल बाय अ गिवन नंबर और नॉट. तो हम डिविजिबिलिटी रूल्स देख लेते हैं एक बार. So for example, if I have a number like 2, 3, 7, 8, and I ask you, is this number divisible by 2? What is your answer? The answer is most likely yes. But did you actually divide it or no? You must have not divided. You must have simply looked at this number and you said that, okay, it is, it is divisible by 2. For example, I have 88. Once again, if you look only the units place and you are able to say that it is divisible by 2. So what is the this fact that
without dividing we are able to find out whether the number is divisible by a given number or not is known as divisibility rule. So what is the divisibility rule of 2? If the units place is divisible by 2, then the complete number is divisible by 2. That is the divisibility rule of 2. So why I'm writing 1? Because I'm looking at units place. What is the divisibility rule of 4? What is 4? 4 can be written as 2 square. So if the last 2 digit is divisible by 4, I can say the complete number is divisible by 4, right? उसी तरीके से, what do you think will be the divisibility rule of 8? Last 3 digit. If this last 3 digit is divisible by 8, I can say the complete number is divisible by 8. What do you think will be the divisibility rule of 16? Last 4 digit. If the last 4 digit is divisible by 16, I can say the complete number is divisible by 16. What is the divisibility rule of 32? If the last 5 digit is divisible by 32, I can say the complete number is divisible by 32. So on and so forth हम चलते जा सकते हैं. तो ये हमारा 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128 का डिविजिबिलिटी रूल ऐसे चलेगा. ठीक है. फिर हम आते हैं 3 के डिविजिबिलिटी रूल पे. 3 का रूल क्या होता है? If the sum of the digit is divisible by 3, let's say we will say it is divisible by 3. For example, इनका सम कर लेते हैं. 8 + 8 16, 16 और 10, 16 और 10 26, और 26 और 2 28. 28 हो गया. 28 क्या 3 से डिवाइड होगा? तो ये नंबर 3 से डिवाइड नहीं होगा. मान लेते हैं यहाँ पे 2 और होता तो कितना बन जाता? 30. ठीक है. तो नंबर है मान लो 2, 3, 7, 8, 8, 2. So the sum is 30. So this number is divisible by 3 because sum of the digit is divisible by 3. ऐसे 9 का रूल क्या है? If the sum of the digit is divisible by 9, the complete number is divisible by 9. समझ में आ रहा है? 3 का रूल क्या है? Sum of the digit should be divisible by 3. And 9 का रूल क्या है? Sum of the digit should be divisible by 9. So the complete number will be divisible by 3 और 9. उसी तरीके से 5 का रूल क्या है? मान लेते हैं 1, 2, 3, 6, 2, 5. So if the last digit is divisible by 5, I can say the complete number is divisible by 5. Same logic जो 2 पे अप्लाई हो रहा है, इस पे भी अप्लाई होगा. What is the divisibility rule of 25? If the last 2 digit is divisible by 25, I can say the complete number is divisible by 25. What about 625? If the last 3 digit is divisible by 125. If the last 3 digit is divisible by 125, the complete number will be divisible by 125. 5 की पावर 4 यानी 625 का divisibility rule क्या है? If the last 4 digit is divisible by 625, then I can say the complete number will be divisible by 625. That is how you do it. आ रही बात समझ में? Okay. फिर हम देखते हैं 6 का रूल. 6 का रूल ये होता है, इफ द नंबर इज डिविजिबल बाय 2 and 3. 9 का अगर सम ऑफ द डिजिट शुड बी डिविजिबल बाय 9, मतलब इसका अगर हम सम करेंगे तो 30 आएगा. जो 30 है वो 9 से तो डिवाइड नहीं हो रहा है, तो नंबर डिवाइड नहीं होगा 9 से. मान लेते हैं मेरे पास नंबर था 2, 7, 8, 8, 2. इसका सम देखते हैं. 10, 15, 25 और 2 27. इसका सम ऑफ द डिजिट 27. 27 9 से डिवाइड हो जाएगा. इसका मतलब दिस नंबर इज डिविजिबल बाय 9. ठीक है. ओके ठीक. अब हम 6 का करते हैं. इफ द नंबर इज डिविजिबल बाय 2 and 3, देन द नंबर विल आल्सो बी डिविजिबल बाय 6. यानी अगर कोई नंबर 2 से भी डिवाइड हो रहा है और 3 से भी डिवाइड हो रहा है तो वो नंबर 6 से पक्का डिवाइड होगा ही होगा. ठीक है. 7 का रूल. 7 3 डिजिट से छोटे का तो रूल खैर बना सकते हैं, लेकिन मैं आपको बताता हूं जो 3 डिजिट से बड़े के नंबर होते हैं. मान लेते हैं मेरे पास है 3, 7, 8, 4, 1, 5, 6, 2 और मुझे चाहिए 3 डिजिट का 7 से डिवाइड होगा नहीं होगा. तो मैं क्या करूंगा? हम 3 के सेट बनाएंगे. 1, 2. क्योंकि ये सेट नहीं बनेगा मैं 0 लगा लेता हूं. ठीक है. तो 3 टर्म्स का हमने सेट बना दिया, पहला, दूसरा, तीसरा.
हमें क्या करना है, पहला तीसरा पांचवा मान लेते हैं, एक और होता ना तो यहाँ पे भी सेट बना लेते हैं। हमें क्या करना है, ये दोनों लेना है। अगर एक और होता, मान लो बहुत बड़ा नंबर होता, तो इसको लेना होता। हमें क्या करना है, इसको ऐड करना है। क्या करना है, 562 प्लस 037, इसको ऐड करेंगे तो बनेगा 995। अब जो बच गए सेट्स बच गए, कौन से सेट बच गए, मान लो ये, यहाँ कुछ होता तो ले लेते बट है नहीं, तो ये आ जाएगा, ये आ जाएगा 441। अब हमें क्या करना है, इन दोनों सेट्स का डिफरेंस लेना है। 9 में से गया 8, 9 माइनस 4 इज 5 एंड 1। नाउ आई हैव टू सी 158 डिवाइडेड बाय 7, तो 7 2 जा 14, 1 कैरी 18 आ जाएगा, 7 2 जा 14, रिमाइंडर 4 आ जाएगा। सिंस 158 इज नॉट डिविजिबल बाय 7, दिस कंप्लीट नंबर इज ऑल्सो नॉट डिविजिबल बाय 7। समझ में आ रहा है, हमें तीन तीन के सेट बनाने हैं, पहला सेट, तीसरा सेट, पांचवा सेट ऐड करके उसमें से, ध्यान रखना अगर यहाँ 8 होता तो यहाँ पे आंसर नेगेटिव में आता तो भी कोई दिक्कत नहीं है, वो नेगेटिव नंबर 7 से डिवाइड होना चाहिए। समझ में आ रहा है क्या कह रहा हूं मैं, इट इज पहला तीसरा पांचवा उसको जोड़ना है, उसमें से जो बच गया तीन तीन का सेट उसको ऐड करके सब्ट्रैक्ट करना है, जो डिफरेंस आएगा दिस डिफरेंस नीड्स टू बी डिवाइडेड बाय 7। इफ दिस नंबर इज डिविजिबल बाय 7 देन द कंप्लीट नंबर इज डिविजिबल बाय 7, एल्स इट इज नॉट डिविजिबल बाय 7। जो रूल हमने 7 के लिए अप्लाई किया है हम वही रूल 13 के लिए भी अप्लाई करते हैं। द ओनली थिंग इज लास्ट स्टेप में आके यहाँ हम 7 से डिवाइड करने की बजाय हम 13 से डिवाइड करते हैं। सो 13 1 जा 13, 28 13 2 जा 26, रिमाइंडर 2 बचा, सो इट इज नॉट डिविजिबल बाय 13, सो दिस कंप्लीट नंबर इज नॉट डिविजिबल बाय 13। आ रही बात समझ में, since that is not divisible by 13 the complete number is not divisible by 13। तो ये हमारा 7 का रूल है और 13 का रूल है। बताइए समझ में आया ये 11 एंड 13। सिर्फ 2 पेयर, हाँ तो 3 में से पहले 3 सेट में से दूसरे वाले को माइनस कर दो, कोई दिक्कत नहीं। सर मेनली कहाँ तक याद होने चाहिए ये वाले रूल? मैं तो तुम्हें सारे कराऊंगा, 88 का डिविजिबिलिटी आ जाए तो भी तुम्हें आना चाहिए, क्योंकि कैट में तो ऐसे ही आएगा कि 88 का डिविजिबिलिटी रूल बताओ। अब जो किताबों में लिखा है वो तो 18-19 तक लिखा है, वो मैं आपको बताऊंगा। फिर आपको ये भी समझाऊंगा कि अपने आप से डिविजिबिलिटी रूल आप कैसे बना सकते हो, ताकि मान लो कोई क्वेश्चन, एक एग्जांपल करके बताऊंगा कि जहां में प्रॉब्लम आ सकती है, जहां पे वो रिजल्ट आएगा। फिलहाल तो मैं आपको बेसिक वाले बता रहा हूँ अभी, ठीक है। इसके अलावा 7 हो गया, 8 हो गया, 9 हो गया, 10 का रूल तो पता ही है आपको। If the last digit is 0 then it is divisible by 10, else it is not divisible by 10। ठीक है, फिर 11 का रूल करते हैं। 11 का रूल क्या होता है, मान लेते हैं हमारे पास कोई भी नंबर, जैसे यही नंबर था, मान लेते हैं हमारे पास नंबर था 3 7 4 4 1 5 6 2। देखो इस केस में हमने, ऊपर वाले केस में हमने तीन तीन के सेट बनाए थे, इस केस में हमें सेट नहीं बनाने, हमें नंबर लेना है। हमें कौन सा नंबर लेना है, पहला, तीसरा, पांचवा, सातवां। तो 2 + 5 कितना हो गया, 7। 7 + 4 कितना हो गया, 11। 11 + 7 कितना हो गया, 18। तो ये 18 हो गया, इसमें से माइनस करना है मेरे को। 6 + 1 कितना हो गया, 7। 7 + 4 कितना हो गया, 11। 11 + 3 कितना हो गया, 14। तो इसमें से 14 माइनस कर दिया, मेरा रिमाइंडर आ गया 4। इज दिस 4 divisible by 11? No, therefore this number is also not divisible by 11। ये 11 का रूल है। जो हमने 7 और 13 के लिए तीन तीन के सेट बनाए थे, हमें वो सेट नहीं बनाने हैं, हमें इंडिविजुअल वैल्यूज लेनी है। पहली वैल्यू, तीसरी वैल्यू, पांचवी वैल्यू, सातवीं वैल्यू, उनको जोड़ना है। फिर जो वैल्यूज बच गई हैं, सेकेंड वैल्यू, फोर्थ वैल्यू, सिक्स्थ वैल्यू, उनको जोड़ना है। और ये दो सेट जो बनेंगे दोनों का डिफरेंस लेना है। अगर वो डिफरेंस जो है वो 11 से डिविजिबल है तो वो नंबर पूरा 11 से डिवाइड होगा, नहीं तो पूरा नंबर 11 से डिवाइड नहीं होगा। ये इसका तरीका है, ठीक है।
अच्छा, अब हम आगे 7, 13, अब हम आते हैं 12 पे। तो 12 का डिविजिबिलिटी रूल क्या होता है? इफ द नंबर इज डिविजिबल बाय 3 and 4। क्वेश्चन ये है कि अगर 12 का डिविजिबिलिटी रूल 3 and 4 है, तो हम 12 का डिविजिबिलिटी रूल्स 2 and 6 क्यों नहीं कर सकते? हम इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट होता है को प्राइम का। शायद मैंने ऊपर प्राइम जब पढ़ाया था तो वहां को प्राइम आपको बताना चाहिए था, वो मैंने बताया नहीं। तो पहले मैं आपको को प्राइम समझा देता हूँ। व्हाट आर को प्राइम नंबर्स? को प्राइम नंबर्स का मतलब होता है रिलेटिवली प्राइम। रिलेटिवली प्राइम ये क्या होता है? रिलेटिवली प्राइम का मतलब होता है आपस में प्राइम। आपस में प्राइम का क्या मतलब होता है? फॉर एग्जाम्पल, मान लो 8 है, इसके फैक्टर्स बनेंगे 1, 2, 4 and 8। मान लो 9 है, 9 के फैक्टर्स बनेंगे 1, 3 and 9। इन दोनों में 1 के अलावा क्या कोई कॉमन फैक्टर है? नहीं, तो ये को प्राइम्स हैं। आप ध्यान से देखिए, 8 भी प्राइम नंबर नहीं है, 9 भी प्राइम नंबर नहीं है, बट दे आर रिलेटिवली प्राइम, ये आपस में प्राइम है। इंसिडेंटली every consecutive number, every 2 consecutive number will always be co-prime, but it is not that only consecutive numbers are co-prime. There could be many numbers. For example, 8 है, 17 है, कंजिक्यूटिव तो नहीं है, इसके फैक्टर्स 1, 2, 4 and 8 है, ये कॉम्पोजिट है और ये प्राइम है, तो ये भी आपस में को प्राइम हो गए। आपने 8 ले लिया, 25 ले लिया, ये कॉम्पोजिट है 1, 2, 4, 8, ये भी कॉम्पोजिट है 1, 5, 25, बट आपस में को प्राइम है। तो को प्राइम का मतलब होता है जिसमें कोई भी कॉमन फैक्टर ना हो। तो अब मैं आपको किसी भी कंपोजिट नंबर का डिविजिबिलिटी रूल बता रहा हूं। अब जैसे 12 है, 12 को हमें 2 नंबर में तोड़ना है। वो दोनों नंबर कैसे होने चाहिए? वो दोनों नंबर आपस में को प्राइम होने चाहिए। क्या मतलब है? मतलब हम उसको 12 कैन बी टेकन एज 1 into 12, उससे तो कोई फायदा होगा नहीं क्योंकि 12 का ही तो डिविजिबिलिटी निकालना है। इट कैन ऑल्सो बी ब्रोकन एज 2 into 6, लेकिन क्या 2 और 6 को प्राइम है? नहीं है, क्योंकि 2 और 6 में 2 कॉमन है, तो हमें 2 और 6 में तोड़ के कोई फायदा नहीं होगा। फिर हम उसको तोड़ सकते हैं 3 and 4 में। क्या 3 and 4 को प्राइम है? हाँ है। तो इससे हमें क्या होगा? अगर कोई नंबर 3 से भी डिवाइड हो रहा है और 4 से भी डिवाइड हो रहा है, तो वो नंबर पक्का 12 से डिवाइड होगा ही होगा। दैट इज द डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 12। इनफैक्ट इट इज फॉर एनी कॉम्पोजिट नंबर इट कैन बी टेकन। एग्जाम्पल के तौर पे अभी हमने 12, 13 कर लिया। आप मुझे बताइए 14 का डिविजिबिलिटी रूल क्या होना चाहिए? एनीबॉडी? 14 का डिविजिबिलिटी रूल क्या होना चाहिए? इसको स्प्लिट करो। 1 to तो 7. तो if the number is divisible by 2 and also divisible by 7, then it will certainly be divisible by 14। 15 का रूल क्या होगा? 3 cross 5. 3 cross 5, वेरी गुड। 16 मैंने करवा दिया, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। 17 अभी मैं करवाता हूं आपको। 18 का रूल बताओ लॉजिकली। 2 cross 9. 2, 9। क्या हम उसको 3, 6 कर सकते हैं? नहीं कर नहीं सकते। सर, बिकॉज वो सेम वैल्यूज आ जाएगी दोनों में। हाँ, बिकॉज वो को प्राइम नहीं है। 19 में अभी आपको बताता हूँ। 20 का रूल क्या होना चाहिए लॉजिकली? है वो कॉमन आ जाएगा 5 and 4. 5 and 4। 2, 10 नहीं होगा बेटा। 2, 10 को प्राइम हो गया तो 5 and 4 होगा। ऐसे 21 का क्या करोगे? 3 cross 7. 22 का क्या करोगे? 11. ठीक है, चलो। अब इसका मतलब है अगर मैं बोलूं 88 का डिविजिबिलिटी रूल क्या होगा बताओ? 11 and 8. 11 and 8। So if the number is divisible by 11 and also divisible by 8, only then you can say it is divisible by 8। What about 72? 8 or 9. Yes। ठीक है, तो इस तरीके से हम कई सारे जो डिविजिबिलिटी रूल्स हैं अपने आप बना सकते हैं। लेकिन प्राइम नंबर्स का हम क्या करें? जैसे 23 का रूल हो गया या 29 का रूल हो गया। अब यहाँ पे 17 का
बताना है मुझे, 19 का बताना है। एक बार मैं आपको 17 और 19 पहले समझाता हूँ, ठीक है, फिर मैं आपको एक मेथड समझाऊंगा जिससे कि हम कोई भी प्राइम नंबर के डिविजिबिलिटी रूल निकाल पाएंगे। तो अगर हम प्राइम निकाल पाएंगे और कॉम्पोजिट हमें पता ही है, तो अगर हम दोनों चीजें हम पता चल जाए तो लगभग हम किसी भी टाइप का डिविजिबिलिटी रूल खुद से कर पाएंगे, ठीक है। तो अगर मैं एक बार 17 का आपको समझाता हूँ, एक इजी एग्जांपल ले रहा हूँ। मान लेते हैं मेरे पास एक नंबर है 3451, तो मुझे चेक करना है वेदर इट इज डिविजिबल बाय 17 और नॉट। तो इसका तरीका ये होता है कि मैं यूनिट्स प्लेस लेता हूँ, इसको 5 से मल्टीप्लाई करता हूँ यूनिट्स प्लेस को, और उसको छोड़ के इसके नीचे लिखता हूँ और इसको माइनस करता हूँ। अगर मुझे समझ में आ गया कि ये नंबर तो डिवाइड हो रहा है तो हो गया, नहीं तो ठीक है, वरना वापस यूनिट्स प्लेस को पकड़ो, 5 से मल्टीप्लाई करो और इसको माइनस करो 34। वी नो दैट 34 इज डिविजिबल बाय 17, देयरफॉर दिस एंटायर नंबर इज डिविजिबल बाय 17। फॉर एग्जांपल 3417 है मान लो, हमें समझना है यूनिट्स प्लेस पकड़ेंगे, किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 5 से, कितना बन जाएगा, 7 5 जा 35, फिर क्या करेंगे, माइनस, तो 11 में से 5 गया 6, 3 में से 3 गया 0, यहाँ बचा 3। अगर हमें पता चल गया तो ठीक है, वरना यूनिट्स प्लेस पकड़ेंगे, 5 से मल्टीप्लाई करेंगे बनेगा 30, करेंगे माइनस बनेगा 0। देयरफॉर सिंस इट इज 0 इज डिविजिबल बाय 17, दिस कंप्लीट नंबर इज डिविजिबल बाय 17। तो इस केस में हमने क्या किया, हमने 5 से मल्टीप्लाई किया और जो रिजल्ट आया उसको माइनस किया, ठीक। ये मान लो 17 का रूल है। अब मैं 19 का रूल बताता हूं आपको। एक एग्जांपल ले लेते हैं 3819, ऑब्वियसली आपको दिख रहा है डिविजिबल है, बट मेथड सेम है। हम यूनिट्स प्लेस पकड़ेंगे, इस केस में हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 9 2 जा 18। अब हम इसको ऐड करेंगे, ये बनेगा 9, ये बनेगा 9, ये बनेगा 3। अगर हमें समझ में आता है कि भाई 399 इज डिविजिबल बाय 19, काम चल गया। लेकिन अगर नहीं आता तो वापस यूनिट्स प्लेस पकड़ेंगे, इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ आएगा 18, हम इसको ऐड करेंगे तो ये बनेगा 7 और ये बनेगा 50। ये समझ में आ गया तो ठीक है कि 57 19 से डिवाइड होता है, नहीं तो वापस इसको पकड़ेंगे, 2 मल्टीप्लाई करेंगे बनेगा 14, 14 प्लस 5 19। हमें पता है कि 19 इज डिविजिबल बाय 19, देयरफॉर वी कैन से दैट दिस कंप्लीट नंबर इज डिविजिबल बाय 19। सो दिस इज द डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 19। इसमें प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पे हमने 5 से 2 से मल्टीप्लाई किया और रिजल्ट को ऐड किया। मैं इसी तरीके से आपको 23 का भी समझा सकता हूँ, 29 का भी समझा सकता हूँ कि किस नंबर से मल्टीप्लाई करना है, और करना है, ऐड करना है, सब्ट्रैक्ट करना है। बट प्रॉब्लम यह है कि इतना सारा करने पे हम बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो जाएंगे और हमें समझ नहीं आएगा कि किस टाइप में, मतलब किस प्राइम नंबर में क्या मल्टीप्लाई करना था और उसको ऐड करना था या सब्ट्रैक्ट करना था। इसको समझने का एक तरीका यह है कि हमें क्या करना है, जिस भी प्राइम नंबर का डिविजिबिलिटी रूल चाहिए, जैसे कि हमें 17 का डिविजिबिलिटी रूल चाहिए, तो हम 17 की टेबल लिखेंगे एक बार को। जैसे कि 17 इंटू 1 कितना बनेगा 17, 17 इंटू 2 कितना बनेगा 34, 17 इंटू 3 कितना बनेगा 51। कहाँ तक लिखेंगे, तब तक लिखेंगे जब तक या तो 1 ना मिल जाए या 9 ना मिल जाए। कब तक लिखेंगे, जब तक 1 ना मिल जाए या 9 ना मिल जाए। बेसिकली क्या है, बेसिकली हमें उस नंबर का मल्टीपल चाहिए इस फॉर्मेट में, 10n + 1 या -1। जैसे कि 51 आ गया, 51 कैन बी रिटन एज 10 इंटू 5 + 1। समझ में आ रहा है, 10 इंटू 5, दिस 5 इज द मल्टीप्लाइंग फैक्टर। अगर यहाँ प्लस है तो हमें उस रिजल्ट को माइनस करना होता है। यानी हमें जिस भी, जैसे कि 19 चाहिए अपने को, 19 का टेबल लिखते हैं अपन, 19 1 जा 19, शुरू में ही 9 आ गया तो हमारा काम चल गया। तो 19 कैन बी रिटन एज 10 इंटू 2 -1। सो दिस 2 इज द मल्टीप्लाइंग फैक्टर जो यहाँ मल्टीप्लाई कर रहे थे। चूंकि यहाँ माइनस है, हमें प्लस करना है, हमारा तरीका हो जाएगा। मान लेते हैं मैंने कहा 23 का टेबल, अपने को 23 का डिविजिबिलिटी रूल चाहिए। मान लो 2 3 4 6 क्या ये डिविजिबल है या नहीं है। यूनिट्स प्लेस पकड़ूंगा, कुछ मल्टीप्लाई करूंगा, ऐड करूंगा, सब्ट्रैक्ट। ये कैसे पता चलेगा ऐड करूंगा या सब्ट्रैक्ट, हमें 23 का टेबल लिखना है। 23 1 जा 23, 23 2 जा 46, 23 3 जा 69, 9 आ गया। इसका मतलब ये है कि हम 69 को क्या लिख सकते हैं, 6 इंटू 10 10 इंटू 7 -1। तो मल्टीप्लाइंग फैक्टर कितना हो गया 7।
तो 7 6 6 जा 6 7 जा 42 ऐड करूं या सब्ट्रैक्ट करूं? क्योंकि यहाँ माइनस है मुझे ऐड करना है, तो ये बनेगा 6, ये बनेगा 7, ये बनेगा। समझ में आ गया तो ठीक है, वरना यूनिट्स प्लेस पढ़ो फिर से 7 से। 6 7 जा 42, ये बनेगा 9, 6। हमें पता है 69 23 से डिविजिबल है, इसका मतलब पूरा नंबर 23 से डिविजिबल है, काम खत्म। इसी तरीके से 20 कोई भी डिविजिबिलिटी रूल 29 है, तो 29 को तो साफ साफ नजर आ ही रहा है, 29 1 जा 29, तो अपन 29 को कैसे लिख सकते हैं, 10 into 3 - 1, तो मल्टीप्लाइंग फैक्टर 3 है, रिजल्ट को ऐड करना है। बताओ समझ में आ रहा है? अगर ये समझ में आ रहा है तो हम सारे के सारे प्राइम नंबर्स की डिविजिबिलिटी रूल ऐसे कर सकते हैं। शुभम तुम्हारी आवाज नहीं आ रही है क्लियर, अगर तुम कुछ कहना चाह रहे हो तो। सर मैं ये कह रहा था, मतलब किसी भी नंबर का डिविजिबिलिटी रूल निकालने के लिए लास्ट यूनिट प्लेस को पकड़ के उसको डिवाइड करके देखते रहना है जब तक वो नंबर ना मिले। नहीं ऐसा तो नहीं कहा है मैंने। क्योंकि पीछे रूल्स में यही हुआ है तो। नहीं नहीं, सबके अलग अलग रूल्स हैं। ऐसा नहीं है, सबके लिए कोई स्टैंडर्ड रूल नहीं है। प्राइम नंबर का ये मेथड बताया मैंने आपको, कॉम्पोजिट नंबर का वो बताया मैंने। ठीक है, हाँ। बताइए यहाँ तक कोई प्रॉब्लम है किसी को? ठीक है, जस्ट गिव मी अ सेकेंड। हाँ कर, ये 13 पे लगेगा, बिल्कुल लगेगा, कर लेते हैं। देखिए 1 3 2 6 मान लेते हैं 3 9, हमें चेक करना है, तो 13 का टेबल कर दें। 13 1 जा 13, 13 2 जा 26, 13 3 जा 39। So 39 can be written as 10 into 4 minus 1। ठीक है, तो छोटा ही ले लेते हैं एक बार, जल्दी चेक हो जाएगा। यूनिट्स प्लेस पकड़ेंगे, 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, 4 9 जा 36, इस केस में ऐड करेंगे तो बनेगा 9 9 2। फिर वापस 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, 4 9 जा 36, ऐड करेंगे 9 6 15 65। समझ में आता है? 13 5 जा 65, नहीं तो वापस करेंगे 20 20 + 6 26, 13 2 जा 26, सिंस दिस 26 इज डिविजिबल बाय 13, दिस एंटायर नंबर इज डिविजिबल बाय 13। दूसरा तरीका क्या था जो आप पूछ रहे थे, मान लो 2 6 3 9 है, 3 3 के सेट बनाने, इसका तो सेट बनेगा नहीं, 0 0 लगा लो, इसमें से माइनस करना है, 639 - 2, तो बनेगा 7 3 6। अब हमें इसको डिवाइड करके चेक करना पड़ेगा कि क्या ये नंबर 13 से डिविजिबल है, ये फिजिकली डिवाइड करके देखना पड़ेगा। इस केस में थोड़ा छोटा हो गया, इस केस में हमें थोड़ा सा बड़ा आंसर करना पड़ेगा। ठीक है, और कुछ पूछना है इसमें से बताओ, तब तक मैं एक बार अपनी बुक निकाल लेता हूं आपको। ठीक है, अच्छा इसके बाद मैं आपको रिकरिंग डेसिमल नॉन रिकरिंग डेसिमल और समझा देता हूं, ताकि फिर हम अगली क्लास में हम HCF LCM कर पाएंगे। ठीक है, okay, let us say I have a number like 0.2 and I want you to convert it into a fraction. So what would you do? You would take 2, ये बिंदी है तो by 10 कर दोगे, तो आंसर आ जाएगा 1/5। मान लेते हैं मैंने कहा 0.02 है, तो क्या करते हैं आप, 02 लिख के जितने बिंदी के बाद जितनी डिजिट्स हैं उतने नीचे 1 के बाद 0 लगा देते। जैसे बिंदी के बाद एक 0 है तो 1 लिख के 1 0। ठीक है, 1.378 फ्रैक्शन में करना है तो 1 तो लिख ही सकते हो, प्लस 0.378 यही बनेगा। तो ये बनेगा 1 + 378 क्या बनेगा, 0.378 को क्या लिखोगे, पॉइंट हटाने के लिए क्या करते हैं अपन,
पॉइंट हटाने के लिए जितने पॉइंट्स थे उतने जीरोस नीचे लगा देते हैं, तो ये मेरा आंसर बन जाता है। यहाँ तक बात समझ में आती है। उसी तरीके से मान लो कोई नंबर है 378 डिवाइडेड बाय 100, तुम क्या करते हैं, 2 जीरोस हैं तो राइट हैंड साइड से 2 डिजिट छोड़ के बिंदी लगा देते हैं, ये आंसर आ जाता है। तो अगर हमें किसी नंबर में डिनोमिनेटर में, अगर हमें डिनोमिनेटर में या तो 100 है, 1000 है, 10,000 है, तो उसको डेसिमल में कन्वर्ट करना आसान होता है। वैसे ही अगर हमारे पास कोई चीज डेसिमल में है तो हमें उसको डिवाइड बाय 10, डिवाइड बाय 1000, डिवाइड बाय 10,000 करके हमें उसको करने में What a voice is not है केवल। आवाज मेरी आवाज तो नहीं कट रही है, तुम देखो कहीं रेंज तो नहीं चेंज कर ली। कोई चीज नहीं है रडार। सो अगर हमें कोई रिकरिंग डेसिमल है, मान लेते हैं मैंने कहा 1/3, 1/3 का आंसर क्या है 0.33333 चलता जाएगा। इसको अपन लिखते हैं 0.3 बार, ऐसे ही लिखते हैं ना 0.3 बार। तो मान लेते हैं मैंने आपको दे दिया 0.4 बार और मैंने कहा कि इसका फ्रैक्शन बताइए, तो क्या बनेगा इसका फ्रैक्शन। ये एक चैलेंज होता है, ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चन करते हैं। पहले मैं आपको 0.3 बार को इस फ्रैक्शन में करके दिखाता हूँ। मैं आपको पहले मेथड भी बताऊंगा और फिर इसका एक डायरेक्ट शॉर्टकट भी बताऊंगा जिससे कि हम डायरेक्ट आंसर्स निकाल सकते हैं। तो मान लेते हैं हमें 0.3 बार है, इसको हमें फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है, तो हम इसको मान लेंगे x इज इक्वल टू 0.3 बार। अब क्या करना होता है, x इज इक्वल टू, चूंकि ये बार है, बार का मतलब है कितनी बार भी आप लिख दो उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। तो हम चूंकि एक वैल्यू के ऊपर बार है, मैं 3 लिख के एक वैल्यू छोड़ के बार लिख दूंगा। ऐसे क्यों लिखूंगा अभी हम देखते हैं, इसको हम ऐसे कर लेंगे। उसके बाद जितने के ऊपर बार है उतने 10 से मल्टीप्लाई करना है, तो इसको 10 से मल्टीप्लाई करूंगा 10x बनेगा, ये बनेगा 3.3 बार। और x की वैल्यू क्या है 0.3 बार। अगर मैं इसको माइनस करूं 10x माइनस x कितना बनेगा 9x, इसकी वैल्यू कितनी बनेगी 3, तो x की वैल्यू कितनी बनेगी 3/9, तो इसकी वैल्यू कितनी बनेगी 1/3। तो ये मेरा आ गया x, x की वैल्यू कितनी हो गई 1/3, तो 1/3 की वैल्यू कितनी होती है 0.3 बार। इस टाइप से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। जैसे मान लो 0.4 बार है, x इज इक्वल टू 0.4 बार, x कैन बी रिटन एज 0.44 बार, so I can write 10x is equal to 4.4 bar, so I can write x is equal to 0.4 bar. If I subtract, I will have 9x is equal to 4, so x is equal to 4/9. Let me just take another example. Let us say हमारे पास x is equal to 0.34 बार है। अब मुझे क्या करना पड़ेगा, 3-4 छोड़ के जितने के ऊपर बार है ना उतना छोड़ना है। अब किससे मल्टीप्लाई करूं 100 से, क्योंकि आई वांट द डेसिमल टू शिफ्ट बिफोर दिस बार, सो आई विल मल्टीप्लाई बाय 100x, इट विल बिकम 34.34 बार एंड आई नो x की वैल्यू कैन बी रिटन एज 0.34 बार। माइनस करूंगा तो आंसर आ जाएगा 99x इज इक्वल टू, ये कट जाएगा 34, x इज इक्वल टू 34/99। कहने का मतलब ये है कि कुछ भी दिया हो, मान लो x इज इक्वल टू 0.345 बार दिया, आपको कुछ नहीं करना, 345 लगाना है, नीचे जितनी बार है ना उतने 999 कर दो, ये आंसर आ जाएगा। ये इसका डायरेक्ट शॉर्टकट है, ये मेथड है इसका शॉर्टकट क्या है, जितने के ऊपर बार है ना, जितने वैल्यू के ऊपर बार है उतने डिवाइड बाय 999 कर दोगे, आपका काम चल जाएगा। क्लियर है? ठीक। अब अगर कुछ पोर्शन पे बार है और कुछ पोर्शन पे बार नहीं है तो हम कैसे करेंगे वो और समझाता हूँ। वंस अगेन उसका भी मैं आपको डिटेल समझाऊंगा और उसके बाद एक मेथड समझा दूंगा। मान लेते हैं हमारे पास एक वैल्यू है 0.23456 और इसके ऊपर बार है, इसके ऊपर बार नहीं है, इन 3 वैल्यूज पे बार है, इसके ऊपर बार नहीं है, तो मैं इसको करूंगा x। मैंने आपको कहा कि एक बार तो इसको शिफ्ट करना ही पड़ेगा यहाँ पे, तो मैं लिख सकता हूँ x इज इक्वल टू 0.23456 बार।
बिंदी यहाँ लाने के लिए मुझे 1 2 3 4 5 यानी 1 2 3 4 5 x इज इक्वल टू 2 3 4 5 6.456 बार ऐसे लाना पड़ेगा। बट चूंकि मैं सब्ट्रैक्ट करके इस बार वाले कंपोनेंट को खत्म करना चाहता हूँ, यहाँ पे भी मुझे डेसिमल शिफ्ट करना पड़ेगा। जहाँ पे ये x है ना, मैं इसको लिखता हूँ 100x। क्यों लिख रहा हूँ? क्योंकि मेरे को ये बार वाला माइनस करना है। तो 100x कैन बी रिटन एज 23.456 बार। अब ये बार और ये बार आ गया तो मैं यहाँ पे करूंगा 100x इज इक्वल टू 23.456 बार। अब मैं इसको माइनस करूंगा, ये इसको मैं माइनस करूंगा, 0 0, ठीक है, 999 x इज इक्वल टू 23456 माइनस 23 बनेगा। तो यहाँ से मैं x की वैल्यू बनाऊंगा 23456 माइनस 23 डिवाइडेड बाय 99900। ये जो भी इसका आंसर होगा इसका फ्रैक्शन बनेगा। तो ये इसका मेथड है, इसको हम ऐसे सॉल्व कर सकते हैं। बताइए, यहाँ तक बात समझ में आती है? अच्छा, इसका शॉर्टकट चाहिए, ठीक है, इसका शॉर्टकट भी कर लेते हैं। ओके, लेट्स से हमें 0.23456 बार चाहिए। अगर आपको इसका आंसर लिखना है तो आप ऐसा कीजिए, पहले इस नंबर को लिख दो, जो भी बिंदी के बाद नंबर है 23456। अब इसमें से कौन कौन बार में नहीं जाता है ना? पानीपत में पिरामिड बार, अगर वो बार में नहीं जाता तो क्या करेगा? उसका कान पकड़ के बाहर निकाल दो। कौन कौन नहीं जाता? 23। ये दो नंबर बाहर में नहीं जाते ना, तो इनको बाहर करो। कर दिया बाहर, डिवाइड बाय कितने लोग बाहर में जा रहे हैं? 3 लोग। तो इनको मैक्सिमम मार्क्स 999, बिकॉज 0 से लेके 9 इज द हाईएस्ट वैल्यू। और जो नहीं जा रहे हैं, ठीक है, वो कौन नहीं जा रहे हैं? 2 3 नहीं जा रहे, तो 0 0 लगा दो, क्योंकि कुछ नहीं, जब जा ही नहीं रहे तो क्या करेंगे? काम खत्म हुआ। ठीक, ये आपका आंसर है। हाँ जी, गर्भ समझ में आया शॉर्टकट? बाहर के नाम से खुशी हो रही है, संडे है वैसे भी आज। ठीक है, तो हमने क्लासिफिकेशन कर लिया, रिकरिंग डिस्करिंग कर लिया, ठीक है। तो एक नंबर इसमें है परफेक्ट नंबर्स, उसके बारे में बता दूं, मैंने बताया नहीं परफेक्ट नंबर। नंबर्स, क्योंकि नंबर्स कर रहे हैं तो कुछ कुछ नंबर्स की प्रॉपर्टीज हैं। परफेक्ट नंबर्स क्या होते हैं? परफेक्ट नंबर्स आर नंबर्स जिनके फैक्टर्स का सम उस नंबर के बराबर हो जाए एक्सेप्ट दैट नंबर। मतलब मान लो 6 है, 6 के फैक्टर्स हैं 1 2 3 एंड 6। अगर मैं इनको ऐड कर दूं 1 + 2 + 3 तो 12, ठीक है, ये 12 हो गया, जो कि उस ओरिजिनल नंबर का डबल है, ठीक है। और अगर हम इसको छोड़ दें तो इसका नंबर ये 6 बनेगा, क्योंकि ये भी 6 तो सेम है तो डबल हो रहा है। अगला परफेक्ट नंबर होता है 28, उसके फैक्टर्स बनेंगे 1 2 4
7, 14, 28। अगर मैं इसको देखूं 1 + 2 + 4 + 7 + 14, ऑब्वियसली 28 बनना चाहिए। देखिए 3, 4, 3, 7, 7, 7, 14, 14 और 14, 28। अगर 28 ले लूंगा तो इसका डबल बन जाएगा 56। So how do you generate these perfect numbers? These perfect numbers are generated by taking 2 to the power of n minus 1 multiplied by 2 की power n minus 1. What n is a prime number. N is a prime number. Say for example, if you take n as 3, so you will have 2 की power 3 minus 1 into 2 की power 3 minus 1. So this 8 minus 1, 7. And this 2 की power 3 minus 1 is 4. 7 4s are 28. So that is the next prime number. So if you want to take the next perfect number, you may want to take n as 5. So I'll have 2 की power 5 minus 1 into 2 की power 5 minus of 1. So this is 32 minus 1, which is 31 into, this is what, 16. तो ये कितना बन जाएगा? 31 into 16. 6 1 is 6. 6 3 is 18 and 1 19, carry 1. 3 1 is 3, 4. So the next number would be 496. So if you take the factors of 496 and you add them, the sum will add up to 496. And if you add 496 as well, obviously the number will double. Now the interesting thing about this question is if you look at the reciprocals of this perfect number, right? Factors, reciprocal of the factors of the perfect number. तो ये 1 by 1 बनेगा, plus 1 by 2, plus 1 by 3, plus 1 by 6. LCM लोगे तो बनेगा 6, 6 plus 3 plus 2 plus 1, 6 3 9 और 1 10 और 2 12, 12/6 आंसर आ जाएगा 2। उसी तरीके से अगर आप इसको देखोगे 1 by 1 plus 1 by 2 plus 1 by 4 plus 1 by 7 plus 1 by 14 plus 1 by 28 LCM ले लोगे तो आंसर आ जाएगा 2। So it is also standard result that if you take a perfect number, one of the things is that if you add the factors, the number will be equal to the given number. If you take the reciprocals, then it will, if you take the reciprocals and then add reciprocals of factors and then add, the number will always be 2. तो ये एक स्टैंडर्ड रिजल्ट है जो आपको याद होना चाहिए परफेक्ट नंबर्स के बारे में। ठीक है, ओके। इसके बाद हम आते हैं नंबर ऑफ फैक्टर्स पे। यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं है किसी को? ठीक, तो बिफोर आस्किंग नंबर ऑफ फैक्टर्स मैं आपको फैक्टोरियल फंक्शन या आईजीपी समझा देता हूं क्योंकि इंडिपेंडेंट है। कॉन्सेप्ट ऑफ आईजीपी, इंडेक्स ऑफ ग्रेटेस्ट पावर। ठीक है, इंडेक्स ऑफ ग्रेटेस्ट पावर।
Okay, so what is IGP, index of greatest power? So to understand this, first we need to understand what is factorial function. So let us say I have 10 factorial. So what is this 10 factorial? This is 10 into 9 into 8 into 7 into 6 into 5 into 4 into 3 into 2 into 1. Yeah, so 10 into 9 into 8. This is the factorial function, right? So if the question asked to us is this, in 10 factorial, what is the highest power of 2 which can divide 10 factorial? Now, this is the question. This is an exam question, let us say. It says that we are having a number like 10 factorial and we have to divide it by 2 की power n. What is the maximum value of n that we can have? So it indirectly means how many 2's are available. So let us figure out how many 2's are available. Let us say 10 can be written as 5 into 2. 9 can be written as 3 square. 8 can be written as 2 cube. 7 का हम कुछ कर नहीं सकते. 6 can be written as 2 into 3. 5 can be written as like this. 4 can be written as 2 square. Now, if you take 2's here, so I have 2 की power 1 plus 1 2 plus 2 4 नहीं ना 1 और 3 4 और 1 5 और 2 7 और 1 8. सो 2 की पावर 8 इंटू 3 की पावर यहाँ पे 2 है और यहाँ पे 1 3 हो गया, यहाँ पे एक 4 हो गया, 3 की पावर 4. 5 कितना है, मान लो यहाँ 1 हो गया और यहाँ 1 हो गया, तो 5 स्क्वायर इंटू 7 की पावर 1. So basically I can write 10 factorial as 2 की पावर 8, 2 की पावर 8, 3 की पावर 4, 5 की पावर 2 and so on and so forth, right? 1 और 3 4 5 7 और 1 8. ठीक. Now what is the highest power of 2 which can divide this? मान लो 2 की पावर 1 है तो कैंसिल हो जाएगा, 2 की पावर 2 है तो भी डिवाइड कर देगा. 2 की पावर मैक्सिमम 8 हो सकता है क्योंकि 2 की पावर 8 होगा तो भी डिवाइड होगा, लेकिन अगर मैंने 2 की पावर 9 कर दिया तो क्या डिवाइड करेगा? नहीं करेगा. आ रही बात समझ में? तो बेसिकली जब कोई ये पूछता है कि व्हाट इज द हाईएस्ट पावर ऑफ 2 विच कैन डिवाइड 10 फैक्टोरियल, इसका एक इनडायरेक्ट मतलब ये भी है, इनडायरेक्ट क्वेश्चन ये है कि इसको जब हम एक्सपैंड करेंगे तो उसमें कितने 2's मिलेंगे हमें, तो मैक्सिमम 2's मिलेंगे. अगर ये क्वेश्चन होता व्हाट इज द हाईएस्ट पावर ऑफ 3 विच कैन डिवाइड दिस नंबर, तो आंसर क्या आता? 4. व्हाट इज द हाईएस्ट पावर ऑफ 5 विच कैन डिवाइड दिस नंबर? 2. अगर मैं पूछता what is the highest power of 6 which can divide this number, तो 6 कैसे बनता है? 2 into 3 से. 6 कैसे बनता है? 2 into 3 से. अब कितने दुखियां हैं? 8. कितनी तिक्कियां हैं? 4. तो कितने 6 बनेंगे? कितने बनेंगे? क्योंकि लिमिटेशन आ गई ना इसकी. ये समझ में आ रहा है? बिल्कुल ठीक है. तो बेसिकली क्या है कि ये प्राइम नंबर्स है, तो ये डायरेक्ट रिजल्ट प्राइम नंबर का है, लेकिन कई बार एग्जामिनर ना कॉम्पोजिट नंबर दे देता है कि भाई इस कॉम्पोजिट नंबर से की हाईएस्ट पावर बताइए. तो हम कॉम्पोजिट नंबर का हमारे पास कोई डायरेक्ट मेथड नहीं होता, तो हमें उस कॉम्पोजिट नंबर को प्राइम नंबर में ब्रेक करना होता है. आप ध्यान से देखिए, जैसे जैसे प्राइम नंबर बड़ा हो रहा है उसकी फ्रीक्वेंसी यानी अवेलेबिलिटी कम होती जा रही है. तो जो प्राइम नंबर की कमी पड़ेगी मैक्सिमम उतना ही कॉम्पोजिट नंबर बनेगा. ठीक. अब कि जैसे ये हमने तो कर लिया, ऑब्वियसली अगर ये क्वेश्चन होता 100 फैक्टोरियल तो हम फंस जाते. तो अब हमें एक मेथड चाहिए जिससे कि हम नंबर ऑफ 2's निकाल सकें. ये जो मेथड होता है ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का रिजल्ट है. अब वो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन में आपको फंक्शन में पढ़ाऊंगा, फिलहाल मैं आपको शॉर्टकट बता रहा हूँ कि हाउ टू फाइंड आउट मैक्सिमम 8's. सो व्हाट यू हैव टू डू इज यू हैव टू 10 डिवाइडेड बाय 2 कितना बनेगा? 5. फिर 5 को 2 से डिवाइड करो, कितना बनेगा? 2 पॉइंट समथिंग, सिर्फ 2 ले लो, इंटीग्रल वैल्यू ले लो.
फिर 2 को 2 से डिवाइड करो, कितना बनेगा 1, फिर 1 को 2 से डिवाइड करोगे 0 पॉइंट समथिंग आएगा। तो फिर इसका मतलब हमें सिर्फ इंटीजर वैल्यू लेनी, मैक्सिमम वैल्यू कितनी आ गई 8, ये आ गया 2 की पावर 8। कितने 3s अवेलेबल हैं, मान लो 100 में कितने 3s अवेलेबल, तो 10/3 करोगे आंसर कितना आएगा 3.33, आंसर लिखो 3। 3 को 1 से डिवाइड करो, आंसर कितना आएगा 1। 1 को 3 से डिवाइड करोगे, रिमाइंडर कितना आएगा 0 पॉइंट समथिंग। मैक्सिमम कितने आ गए 4, ये देखो मैक्सिमम 4 आ गए। कितने 5s अवेलेबल हैं, तो 10 डिवाइड बाय 5 2, 2 डिवाइड बाय 5 0, यानी आगे तो 0 आएंगे, तो मैक्सिमम 2s अवेलेबल इतने। कितने 7s अवेलेबल हैं, 10 डिवाइड बाय 7 करो 1, 1 डिवाइड बाय 7 0 आ जाएगा, तो आंसर कितना है 1। अब मुझे बताओ व्हाट इज द हाईएस्ट पावर ऑफ 2 विच कैन डिवाइड 100 फैक्टोरियल। इस शॉर्टकट मेथड से मुझे ये वाली वैल्यू बताइए आप। यस, आंसर है 97, बिल्कुल सही। ठीक है मानसी, वेरी गुड। तो इसका आपने लगाया होगा 100 डिवाइड बाय 2, कितना आ गया 50, 50 डिवाइड बाय 2 25, 25 डिवाइड बाय 2 12.5, 12.5 डिवाइड बाय 2 6, 6 डिवाइडेड बाय 2 3, 3 डिवाइडेड बाय 2 1.5, इसके आगे 0 आ जाएगा, ऐड करोगे 97। सो द हाईएस्ट पावर ऑफ 2 विच कैन डिवाइड दिस नंबर इज 97। इसमें क्वेश्चन आता है हाउ मेनी जीरोस आर देयर एट द एंड ऑफ 100 फैक्टोरियल। मतलब अगर अपन, या हाउ मेनी जीरोस आर देयर एट द एंड ऑफ 10 फैक्टोरियल होता, तो अपन क्या करते, इसको मल्टीप्लाई करते, सारे को मल्टीप्लाई करते, तो आखिरी में 0 आता। कितने जीरोस आते, ये क्वेश्चन है। तो उसी तरीके से एग्जाम क्वेश्चन आता है कि 100 फैक्टोरियल, इसको मल्टीप्लाई करो 100 इंटू 99 इंटू 98, ऐसा करते जाएंगे कहीं ना कहीं, कहीं ना कहीं। ठीक है, 8 आ जाएगा, 7 आ जाएगा, कहीं ना कहीं 3 आ जाएगा, 2 आ जाएगा। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आखिरी में 0 आएंगे, क्योंकि 5 भी हैं 2s भी हैं, तो 5 इंटू 2 10, जहां भी 10 बनेगा वहां पे 0 बनेगा। क्वेश्चन ये है कि कितने टेंस, कितने जीरोस बनेंगे, यानी कि मान लो उसका कुछ आंसर बनता है 1 3 7 8 9, उसके बाद 0 लगाने पड़ेंगे, 0 0 0, कितने 0 बनेंगे, कैसे करोगे। देखो एक 0 का मतलब होता है 10, एक 10 बनाने के लिए एक 5 और एक 2 की, बिल्कुल ऋषिका गुड। 10 बनाने के लिए 10 कैसे बनता है, एक दुक्की से और एक पंजी से। अब किसकी कमी पड़ेगी, दुक्की की या पंजी की, दुक्की की, क्योंकि 100 फैक्टोरियल के अंदर अगर अभी आपने देखा कि 2 की पावर 97 तो मिल ही जाएगा, 3 की तो हमें जरूरत नहीं है, कुछ भी हो हमें क्या लेना देना, हमें देखना है 5 कितने हैं। तो अगर मैं 100 को 5 देखूंगा तो 20, 20 डिवाइडेड बाय 5 4, 4 डिवाइडेड बाय 5 0, 24, यानी कितनी पंजियां हैं 24। एक दस्सी बनाने के लिए एक दुक्की और एक पंजी की जरूरत है, कमी किसकी पड़ेगी, दुक्की की या पंजी की, पंजी की। तो कितनी पंजियां हैं 24, यानी कितने दसियां बनेंगी 24। इसका मतलब है हाउ मेनी जीरोस आर देयर इन 100 फैक्टोरियल, 24। यानी जो भी आंसर बनेगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24, इतने जीरोस लगाने पड़ेंगे, इसका ये मतलब है। ठीक है, अब हमेशा ये ध्यान मत, ये मत सोचना कि जो बड़े वाला प्राइम है उसी को देखना है।
अभी मैं आपसे पूछता हूँ 100 फैक्टोरियल, व्हाट इज द हाईएस्ट पावर ऑफ 24 विच कैन डिवाइड दिस। ठीक है, ये करके देखो। सभी को समझ में आ रहा है होपफुली। हाँ जी, अंकित, अविनाश, ध्रुव, गरिमा, गुंजित, मानसी, मोहित, मुस्कान, नियति, प्रथम, पुलकित, रिदिम, ऋषिका, सत्यम, शिवम, शुभम, वंशिका, और ये जूम यूजर कौन है, विधि। ठीक है, चलो ठीक है, रिस्पॉन्स आ रहा है कुछ कुछ बच्चों का। ठीक, चलो इसको ट्राई करो। 100 फैक्टोरियल में हाईएस्ट 24 कितने अवेलेबल होंगे। ओके, 32 देखते हैं। 24 कैसे बनता है, 8 इंटू 3, 8 यानी 2 क्यूब इंटू 3 की पावर 1। टूस कितने अवेलेबल है मेरे पास, 97। तो 2 क्यूब्स कितने बना सकता हूं मैं, 3 2 जा कितना बन जाएगा, 3 3 3 2 जा 6, तो कितना बन जाएगा 96 इंटू 2 की पावर 1, यानी कि 2 क्यूब्स 32 बना सकता हूं मैक्सिमम। और 3 कितने बना सकता हूं ये देख लेते हैं। 3 कितने बना सकते हैं, 100 डिवाइडेड बाई 3, 33, 33 डिवाइडेड बाई 3, 11, 11 डिवाइडेड बाई 3, 3, 3 डिवाइडेड बाई 3, 1, तो 44 और 48, यानी तिक्कियां मेरे पास कितनी अवेलेबल है, 48। सो आई हैव 348। बट व्हाट इज द लिमिटिंग फैक्टर, 2 क्यूब और 3, तिक्कियां ज्यादा हैं दुक्कियां से, लेकिन एक तिक्की के साथ 3 दुक्कियां चाहिए हमें, तो इसकी कमी पड़ रही है। ये सिर्फ 32 है मेरे पास। ठीक है, कितने हैं मेरे पास, सिर्फ ये सिर्फ 32 है, सिर्फ 32 है, और ये मेरे पास 48 है। तो कम क्या पड़ेगा, ये। तो बेसिकली कम क्या पड़ेगा मेरे को, ये कम पड़ेगा। यहाँ प्रॉब्लम है। तो मैक्सिमम 24 में कितने बना सकता हूँ, सो मैक्सिमम 24 में कितने बना सकता हूँ, 32। सो दैट इज आंसर। ठीक है, मोहित 38 नहीं आएगा। ठीक है, में लाया तो नहीं ना वो। ठीक, ठीक है, ये होता है इंडेक्स ऑफ ग्रेटेस्ट पावर, आईजीपी। ठीक है, क्लियर है, यहां तक सभी को समझ में आता है। इसके बाद में कराता हूं आपको सक्सेसिव डिवीजन। ठीक है, सक्सेसिव डिवीजन। तो मैं एक एग्जाम्पल ले लेता हूं जो अपनी किताब में है, उसे समझा देता हूं आपको, और फिर इसका देखते हैं डायरेक्ट कोई मेथड भी बनता है, शॉर्टकट कुछ बनता है तो देखते हैं। ठीक है, a number when divided by 6 and 4 successively leaves the remainders of
5 and 2 respectively. Find the remainder when the largest such 2-digit number is divided by 9. ये इसका मतलब ये होता है कि एक नंबर है n, उसको हमने डिवाइड किया किससे, 6 से। कुछ क्वेश्चन आया मान लो k, तो रिमाइंडर कितना आया, 5। अब यहाँ पे सक्सेसिव डिवीजन का ये मतलब है कि इसी नंबर को दोबारा नहीं कर रहे, जो क्वेश्चन आया है इसको हम किससे करेंगे, 4 से। कुछ और क्वेश्चन आएगा मान लो k1, तो रिमाइंडर कितना आएगा, 2। ठीक है, हमें ऐसा नंबर चाहिए और वो नंबर कैसा होना चाहिए, 2 डिजिट का होना चाहिए और सबसे बड़ा होना चाहिए। और फिर उस नंबर को जो भी n1 बनेगा जब हम 9 से डिवाइड करेंगे तो मेरा आंसर क्या आएगा, ये क्वेश्चन है। ठीक है, तो यहां तक हमें समझ में आता है, क्वेश्चन समझ में आ रहा है। व्हेन ए नंबर n divided by 6 and 4 successively leaves the remainder 5 and 2 respectively, find the remainder when the largest such 2-digit number is divided by 9। तो n था, 6 से डिवाइड किया, क्वेश्चन आया, 5 बचा, फिर इस क्वेश्चन को फिर 4 से डिवाइड किया, ये आया। अब हमें n चाहिए, n के लिए कैसे निकाल, n कैन बी टेकन एज 6k + 5। ठीक है, बट k कैसे आएगा, k कैन बी टेकन एज 4k1 + 2। अब ये जो k की वैल्यू है वो हम यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देंगे, तो n क्या बनेगा, 6 टाइम्स 4k1 + 2 + 5। तो n की वैल्यू बनेगी 6 4 जा 24k1 + 12 + 5, 24। अब ये n है, अगर मैं k1 को छोटा ले लूं 0, तो n की वैल्यू कितनी बनेगी, 17। k1 को मैं 1 ले लूं तो n की वैल्यू बनेगी 24 + 17, 11 और 4 41। अगर मैं k1 को 2 ले लूं तो इसमें 17 ऐड हो जाएगा, 58 बनेगा। अगर मैं k1 को 3 ले लूं तो n की वैल्यू 17 ऐड करनी, 7 दूनी 14 और 1 15, 6 और 1 7, ये 75 बनेगा। अगर मैं k1 की वैल्यू 4 ले लूं तो n की वैल्यू 17 7 5 12, हासिल 1 8 और 1 9, 92 बनेगा। और अगर मैं k1 की वैल्यू को 5 ले लूं तो 109। अब हमें क्या चाहिए, क्वेश्चन क्या था, द लार्जेस्ट 2-digit नंबर। सर इसमें हम k1 2 डालेंगे तो सर वैल्यू 58 नहीं आएगी सर। अच्छा, क्या आ गई, फिर तो सारे ही गलत हो गए। हाँ सारे गलत है सर। कोई नहीं, रुक जाओ, ठीक कर लेता हूँ। हमने क्या डाला, k को 2 डालते हैं ना, तो ये बन जाएगा 48 + 17, 7 14 15, 65। हासिल 65 आ गया। ठीक है, फिर अगला हम डाल देते हैं 17 7 5 12, हासिल 82, नहीं यही आएगा। सर ऐड ये ऑन 17 करके नहीं आएगा। हाँ हाँ, 24 मल्टीपल कर, हाँ जी 24 करना है ना, मल्टीपल हाँ जी 24। हाँ जी। हाँ, तो वही गलती हो गई। चलो, फिर 65 में 24 ऐड करना है तो 9 89 आ गया। ठीक है, अगले में 24 ऐड करेंगे तो 100 से ज़्यादा हो जाएगा, तो इसका मतलब हाईएस्ट जो नंबर है वो 89 ही होना चाहिए, क्योंकि अगला हम लेंगे मान लो 89 में 24 ऐड करेंगे तो 13 10 और 11 113 आ जाएगा। So he is asking us what is the largest 2-digit number which will satisfy this condition. So the largest 2-digit number that will satisfy this condition is 89. Now what is the condition, please understand. Let us say 17 था, तो हमने फर्स्ट कंडीशन ली थी, 17 को हमने किससे डिवाइड किया, 6 से, तो
6 2 जा 12, रिमाइंडर आ गया 5। फिर 5 को हमें किससे डिवाइड करना था? 4 से। 4 करेंगे तो ठीक है, 5 को नहीं, ये इसको 2 को, ये 0 या 0 बनेगा तो रिमाइंडर आ जाएगा, ये रिमाइंडर आ गया। अगर हम अगला नंबर ले लेते हैं, मान लेते हैं अगला नंबर लेते हैं 41, तो 41 को हम अगर 6 से करेंगे तो 6 6 जा 36, रिमाइंडर आ गया 5। और अगर हम 6 को 4 से डिवाइड करेंगे तो 4 1 जा 4, रिमाइंडर आ गया 2। समझ में आ रहा है? तो ये सारी वैल्यूज जो हैं, ऑल द वैल्यूज विच आर इन द फॉर्म ऑफ 24 K1 plus 17 will satisfy this condition. Which condition? That when the number is successively divided by 6 and 4 respectively, the remainders are 5 and 2. अब इसने पूछा है when the largest two digit number is divided by 9, तो 89 को 9 से डिवाइड करेंगे तो 9 9 जा 81, तो रिमाइंडर आ जाएगा 8। ये क्वेश्चन पूछ रहा है। ऑब्वियसली इतना सब करने की जरूरत है नहीं, मैं आपको बताता हूँ इसको क्या करना है। आपको ऐसे करना है, देखिए जब हम 6 से और 4 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर आ रहा है 5 और 2, यहां से शुरू करना है हमने। लास्ट नंबर क्या होगा? 4K + 2 की फॉर्मेट होगी ये जो नंबर, क्योंकि 4 से डिवाइड किया रिमाइंडर है तो 4, और ये क्वेश्चन है किसका? इसका, यानी 6 + 5। ये सीधा इक्वेशन बन जाएगी आपकी, क्वेश्चन खत्म है। ठीक है, तो ये बनेगा 24K + 6 दूनी 12 5 17। एक और क्वेश्चन मैं ले लेता हूं, फिर आपको 3 डिजिट का क्वेश्चन ले लेता हूं और फिर समझा देता हूं। A number when divided by 3, 5 and 6 successively leaves the remainder 1, 3 and 2 respectively. Find the number of possible values it can assume which are less than 1000. तो कैसे लिखना है? जो जो नंबर है उसी ऑर्डर में लिख लेते हैं अपन। हमें किससे डिवाइड किया? 3 से, 5 से और 6 से। इसका रिमाइंडर 1 आया, 3 आया, 2 आया। तो जो नंबर बनेगा वो क्या फॉर्मेट बनेगी? लास्ट यहाँ से शुरू करते हैं, वो बनेगा 6K + 2, जो कि क्वोशंट है किसका? इसका, यानी 5 into दिस क्वोशंट प्लस रिमाइंडर। ये किसका क्वोशंट है? इसका, विच इज 3 into दिस +1। तो ये मेरा नंबर बन गया। इसको हम सॉल्व कर लेते हैं एक बार। ये 3 है, अंदर बनेगा 5 6 जा 30K + 5 2 जा 10 + 3 13 +1। ये नंबर बनेगा 90K + 13 3 जा 39 + 1 40। यानी एनी नंबर of the form 90K + 40 will satisfy my condition। अब ये कहां तक ले सकते हैं? n की वैल्यू मैक्सिमम कितनी हो सकती है? 1000, यानी दिस वैल्यू हैज टू बी लेस देन 1000। n को मैं k को यहाँ क्या डालूं कि 1000 से कम आए? एक तो हम क्या कर सकते हैं, इसको 1000 के आसपास कर सकते हैं। समझ में आ रहा है? हमें चाहिए k की वैल्यू 0 हो सकती है, 1 हो सकती है, 2 हो सकती है, 3 हो सकती है। कहां तक हो सकती है? ये क्वेश्चन है, बताओ कहां तक हो सकती है? k की वैल्यू 10 ले लेते हैं, मान लेते हैं, तो बन जाएगी 900 + 40। 11 ले लेंगे तो ज़्यादा हो जाएगी। 11 ले लेंगे तो क्या बन जाएगा? 990 + 40, 0 13, ज़्यादा हो जाएगा, तो ये तो चाहिए नहीं। यानी मैक्सिमम k कितना ले सकते हैं अपन? मैक्सिमम k 10 ले सकते हैं। तो कितनी पॉसिबल वैल्यूज हो गई? 11 पॉसिबल वैल्यूज, क्योंकि k की वैल्यू कहाँ से शुरू होगी? 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो 0 से लेके 10 तक 11 वैल्यूज। ये मेरा आंसर है। ठीक है, यस, ये हमारा सक्सेसिव डिवीजन के क्वेश्चंस होते हैं। समझ में आया? एक आधा और एग्जांपल कराऊं? तो यहाँ पे हम n की वैल्यू अगर 1000 डाल के सॉल्व करें हाँ तो तो भी हमारे आ लिए जाए। अप्रोक्सीमेट एक वो आ जाएगा कि हाँ किस वैल्यू से स्टार्ट हो रहा है वो चीज। बिल्कुल, इसको अप्रोक्सीमेट 1000 कर देते हैं। ठीक है,
तो 90 के की वैल्यू आ जाएगी 960 के आसपास, इसको कैंसिल कर देते हैं तो के की वैल्यू आ जाएगी 96/9। तो 9 1 जा 9 काटा 6 0 यानी कि 10 पॉइंट समथिंग आएगी। तो के की वैल्यू 10 पॉइंट समथिंग आएगी, तो 10 तक ट्राई करके देख लो, उससे आइडिया है। बिल्कुल सही है, ठीक है। तो मुझे चलो एक क्वेश्चन और मैं डिक्टेट कर देता हूँ, उसका आंसर आप लोग बताइए, आसान क्वेश्चन है। A number when divided by 3, 5 and 6 successively leaves the reminders of 1, 3 and 2 respectively. Find the reminders if the smallest possible values is divided successively by 6, 5 and 3. पहले तो ये कंडीशन का नंबर बनाना है, फिर ये कह रहा है कि जो नंबर बनेगा फिर ये जो कह रहा है जो नंबर बनेगा उसको सक्सेसिवली डिवाइड करना है हमें इन नंबरों से, और उसके रिमाइंडर्स बताने हैं। तो करो एक बार इसका आंसर बताओ मेरे को, मैं वेट करता हूँ, फिर मैं श्योर हो जाऊंगा कि हमसे हो गया है। सो आफ्टर दिस वी कैन रैप दिस टॉपिक। इसके बाद हमें इसमें एक चीज बचेगी, नंबर ऑफ फैक्टर्स समझना और HCF एलसीएम समझना। तो वो दो चीजें कर लेंगे तो हमारा ये फर्स्ट वाला कंप्लीट चैप्टर हो जाएगा। सेकंड चैप्टर जो है इसमें मैंने उसमें आपको लास्ट 2 डिजिट और यूनिट्स प्लेस तो करा ही दिया है, रिमाइंडर्स कराना बाकी है, ठीक है। चलो इसको फटाफट करो। Okay, so Niyati, Rishika has given correct answer. Gunjit, Shivam, okay. हाँ जी, बन रहा है बाकी लोगों का। सबसे पहले तो नंबर बनाएंगे हम 6k + 2, this number multiplied by 5 + 3, this number multiplied by 3 + 1। तो अंदर आ जाएगा 5 6 जा 30k + 10 + 3 + 1। So 3 × 30k + 13 + 1, which is 90k + 40. So the smallest number would be, k की वैल्यू 0 पुट करेंगे, आंसर आएगा 40।
अब हमें इसको सक्सेसिवली डिवाइड करना है। 40 को हम 6 से डिवाइड करते हैं। 6 6 जा 36, रिमाइंडर 4। उसके बाद ध्यान रखना 6 को करना है, 6 को डिवाइड करना है 5 से। 5 1 जा 5, रिमाइंडर 1। फिर हमें ध्यान रखना है 1 को डिवाइड करना है। 1 को डिवाइड करेंगे हम 3 से। 3 0 जा 0, रिमाइंडर 1। तो रिमाइंडर्स क्या बनेंगे मेरे? 4 1 1। दिस इज द आंसर टू दिस क्वेश्चन। ठीक है, सो दिस इज नोन एज सक्सेसिव डिवीजन। ठीक है, आर वी क्लियर? So we are left with factors and co-primes of a number, and we are also left with HCF and LCM of the number. So once we do this, we should be able to complete this topic. हाँ जी, बताइए, any issues, any problems? सर ये परफेक्ट नंबर वाला केस एग्जाम में भी आता है क्या? या कहीं Perfect? नहीं, बस ऐसे ही, कहीं ध्यान तो नहीं आ रहा मेरे को, लेकिन हाँ कहीं एक जगह देखा हुआ है। अब बस ये कोई एडिशनल इंफॉर्मेशन है परफेक्ट नंबर्स की। और कुछ? सर वो आपने जो डिविजिबिलिटी रूल कराया था प्राइम नंबर्स के, एक बार दिखाओगे नोट पे, स्क्रीनशॉट लेना उसका। क्या चीज? इसका? हाँ जी, वो डिविजिबिलिटी रूल्स प्राइम नंबर्स के। मैं इसकी ना PDF भेज देता हूँ ग्रुप में, चिंता ना करो। ओके। हाँ ठीक, PDF बना दूंगा। और कुछ? चलिए ठीक है, देन दैट शुड बी ऑल फ्रॉम माय साइड, एंड हैव अ नाइस डे गाइस। आई एम एंडिंग दिस। ठीक है, बाय। Okay, thank you guys.